हेलो स्टूडेंट्स। वर्क एनर्जी पावर ऑलमोस्ट हम लोगों ने लास्ट वीडियो में, क्योंकि मैंने इस बार पार्ट बाय पार्ट नहीं बनाया तो मैंने एक ही लंबा वीडियो बनाया था, लेकिन मैंने उस वाले वीडियो में बोला था कि हम लोग का एक टॉपिक बाकी है, दैट इज पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए स्प्रिंग। ओके, तो इस टॉपिक के साथ हम लोग का वर्क एनर्जी पावर खत्म हो जाएगा ऑलमोस्ट, एंड हम लोग को जो एग्जाम के लिए कमिंग मंडे संडे एग्जाम के लिए बाकी रहेगा दैट इज कॉलिशंस। ओके, तो इस वाले वीडियो में हम लोग पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए स्प्रिंग and some numericals related to potential energy of a spring हम लोग देखेंगे। Okay, after that I will upload one more video in which I will just discuss different type of numericals from work energy power। Okay, so the next topic that is potential of a spring। नाउ पोटेंशियल एनर्जी मैंने तुम लोगों को बोला है, पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है? एनर्जी स्टोर्ड इन ए बॉडी ड्यू टू इट्स पोजीशन। अगर चेंज इन पोजीशन हो रहा है एक बॉडी में, तो वो चेंज इन पोजीशन की वजह से बॉडी में कितना एनर्जी स्टोर्ड होगा, उसी को हम लोग पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं। अभी अगर चेंज इन पोजीशन हाइट के वजह से हो रहा है, मतलब मैंने ग्राउंड से एक बॉडी को ऊपर उठाया, तो ये हाइट चेंज होने की वजह से जो पोटेंशियल एनर्जी होता है उसको हम लोग बोलते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। स्प्रिंग क्या होता है? देखो, स्प्रिंग इलास्टिक होता है ना, स्प्रिंग को हम लोग ऐसे खींच सकते हैं, फिर छोड़ दोगे तो स्प्रिंग वापस आ जाएगा या फिर स्प्रिंग को हम लोग कंप्रेस कर सकते हैं, छोड़ दोगे तो वो वापस आ जाएगा। तो स्प्रिंग में क्या होता है? इलास्टिसिटी होता है, रबर बैंड जैसा इलास्टिक है कि नहीं? तो स्प्रिंग में जो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होता है उसको हम लोग बोलते हैं इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि वो उसका इलास्टिसिटी की वजह से स्टोर होता है। ठीक है, तो स्प्रिंग में जो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको हम लोग बोलते हैं इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। ओके, नाउ ये इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, कैसे होता है, वो हम लोग देखते हैं। हम लोग को इतना बेसिक तो मालूम है, जो हम लोग जो वर्क डन करता है वही वर्क डन स्टोर हो जाता है इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी, है कि नहीं? और हम लोगों को एनर्जी वर्क एनर्जी थ्योरम भी मालूम है, दैट वर्क डन इज कन्वर्टेड इनटू एनर्जी। वहां पे हम लोगों ने काइनेटिक एनर्जी देखा था, है कि नहीं? सो ये पकड़ लो, यहां पे एक वॉल जैसा कुछ है, और यहां पे मैंने यहां एक स्प्रिंग के साथ एक ब्लॉक को अटैच कर दिया। अभी स्प्रिंग के साथ सिर्फ ये ब्लॉक लगा हुआ है, दैट मीन्स इसमें कोई भी डिस्प्लेसमेंट नहीं है, तो ये इसका इक्विलिब्रियम पोजीशन है। ये क्या है? इसका इक्विलिब्रियम पोजीशन है। अभी मैंने क्या किया, मैंने स्प्रिंग को थोड़ा खींचा, क्योंकि मैंने स्प्रिंग को खींचा तो ये क्या हो गया, ये ऐसे स्ट्रेच हो गया। तो ये इनिशियल पोजीशन से कितना स्ट्रेच हुआ, पकड़ लो x, यहां पे x इक्वल टू 0, ये इनिशियल पोजीशन से कितना, मतलब ये इक्विलिब्रियम पोजीशन से कितना एक्सटेंड हुआ, पकड़ लो x, ये मास m। ठीक है, अभी इसको खींच के अगर छोड़ोगे तो ये ऐसे कॉम्प्रेस होगा, फिर ऐसे जाएगा, ऐसे कॉम्प्रेस होगा, फिर ऐसे जाएगा ना। हम लोग को मालूम है ये एक टाइम पे ये आके रुक जाएगा। क्यों रुक जाएगा? क्योंकि ये जो टेबल पे ये रखा हुआ होगा सरफेस पे, उसमें फ्रिक्शन होगा। लेकिन यहाँ पे हम लोग क्या कंसीडर कर रहे हैं, ये जो सरफेस है ये क्या है? फ्रिक्शनलेस। ये सरफेस क्या है? फ्रिक्शनलेस सरफेस। तो फ्रिक्शनलेस सरफेस में क्या होगा, ये कभी भी रुकेगा नहीं, ऐसे ही मूव होता रहेगा, क्योंकि फ्रिक्शन नहीं है, ऑपोज कौन करेगा, है कि नहीं? और अगर फ्रिक्शनलेस सरफेस पे इसको खींच के छोड़ दोगे ना, तो ये यहां से जितना जाएगा यहां से भी उतना ही आएगा। मतलब जब ये स्प्रिंग कॉम्प्रेस होगा, जब ये स्प्रिंग कॉम्प्रेस होगा, तब भी ये डिस्प्लेसमेंट इनिशियल पोजीशन से कितना होगा, ये एक्स ही होगा। डिफरेंस अगर इसको हम लोग पॉजिटिव एक्स मानते हैं तो ये नेगेटिव एक्स होगा। ठीक है, नाउ स्प्रिंग क्या करेगा, देखो कॉन्सेप्ट समझना। हाँ, अगर ये मास को ऐसे खींचोगे तो यहां पे छोड़ोगे तो ये स्प्रिंग किस तरफ खींचेगा, इस तरफ खींचेगा। मतलब मैं ये ब्लॉक का जब इस तरफ डिस्प्लेसमेंट करूंगा, स्प्रिंग क्या करेगा, इस तरफ फोर्स लगाएगा, और ये जब कॉम्प्रेस होगा मतलब ऐसे जाएगा,
ऐसे जाएगा तो स्प्रिंग इसको ऐसे ठेलने का कोशिश करेगा, है कि नहीं? ब्लॉक स्प्रिंग को ऐसे ठेलेगा और स्प्रिंग इसको ऑपोजिट डायरेक्शन में ठेलने का कोशिश करेगा। मतलब इसका डिस्प्लेसमेंट जब इस तरफ होगा, स्प्रिंग का फोर्स इस तरफ लगेगा, और इसका डिस्प्लेसमेंट जब इस तरफ होगा, स्प्रिंग इसको खींचने का कोशिश करेगा तो फोर्स इस तरफ लगेगा। मतलब अगर ये डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन है, स्प्रिंग का जो फोर्स है उसका डायरेक्शन ऐसा है। सिमिलरली अगर ये डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन है तो स्प्रिंग का जो फोर्स है उसका डायरेक्शन ऐसा है। दैट मीन्स वी कैन से दैट स्प्रिंग फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर ऑपोजिट टू ईच अदर। नाउ यहां पे एक चीज देखो, अगर थोड़ा डिस्प्लेसमेंट करोगे तो स्प्रिंग क्या करेगा? थोड़ा फोर्स लगाएगा। अगर डिस्प्लेसमेंट ज्यादा करोगे तो स्प्रिंग ज्यादा फोर्स लगाएगा, और डिस्प्लेसमेंट ज्यादा होगा तो स्प्रिंग और ज्यादा फोर्स लगाएगा। जितना ज्यादा डिस्प्लेसमेंट होगा उतना ही ज्यादा फोर्स लगेगा। दैट मीन्स फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। ये सुनो, कहां पे? इन केस ऑफ ए स्प्रिंग। ओके, सो here we have spring force is directly proportional to displacement of the block, है कि नहीं? Spring force is directly proportional to the displacement of the block. So I can write spring force is directly proportional to x. अगर प्रोपोर्शनल साइन हटाओगे तो क्या आएगा? एक कांस्टेंट आएगा k। यहाँ पे k को हम लोग क्या बोलते हैं? स्प्रिंग कांस्टेंट। यहाँ पे हम लोग k को क्या बोलते हैं? स्प्रिंग कांस्टेंट। ये नेगेटिव साइन क्या इंडिकेट कर रहा है? ये नेगेटिव साइन इंडिकेट कर रहा है ये स्प्रिंग फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दे बोथ आर ऑपोजिट टू ईच अदर। ओके, नाउ ये k क्या रिप्रेजेंट करता है? अगर स्प्रिंग कांस्टेंट का वैल्यू ज्यादा हुआ तो उसका मतलब है जो स्प्रिंग है ना वो स्टिफ है। स्टिफ मतलब वो बहुत जोर से खींचना पड़ेगा, वो बहुत टाइट है। लेकिन अगर स्प्रिंग कांस्टेंट का वैल्यू कम हुआ दैट मींस स्प्रिंग एकदम सॉफ्ट है, इट इज इजी टू स्ट्रेच और कॉम्प्रेस। ओके, तो स्प्रिंग कांस्टेंट से हम लोग को मालूम पड़ता है एक स्प्रिंग कितना स्टिफ है या फिर कितना सॉफ्ट है। तो यहां तक आई गेस हो गया। मैं ये डायग्राम रफ कर देता हूं। Okay, so now small amount of work done in displacing the block. Small amount of work done in displacing the block. Now work done का फॉर्मूला क्या होता है? वर्क डन का फॉर्मूला होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। एक सेकेंड। हाँ, ओके, हाँ, तो यहां पे जो फोर्स लग रहा है वो फोर्स कौन सा फोर्स है? स्प्रिंग फोर्स। और डिस्प्लेसमेंट कितना है यहाँ पे? x, है कि नहीं? ना स्प्रिंग फोर्स का वैल्यू हम लोग को क्या मिला? ना यहाँ पे देखो, ये तो हो गया वर्क डन। हम लोग क्या निकाल रहे हैं? सॉरी, स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन। तो स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन मतलब क्या हो जाएगा? dw। तो ये हो गया स्प्रिंग फोर्स इंटू स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, होगा ना? स्प्रिंग फोर्स इंटू स्मॉल डिस्प्लेसमेंट। सो स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन, स्प्रिंग फोर्स का वैल्यू क्या मिला? माइनस के एक्स। तो ये हो गया माइनस के एक्स dx। सो टोटल वर्क डन, टोटल वर्क डन। सो टोटल वर्क डन कितना मिलेगा हम लोग को? इंटीग्रेशन कर दो, ये हो गया इंटीग्रेशन dw और ये हो गया इंटीग्रेशन माइनस के एक्स dx। ब्लॉक एक्स आई मैंने ले लिया इनिशियल पोजीशन और एक्स एफ मैंने ले लिया फाइनल पोजीशन ब्लॉक का। इनिशियल डिस्प्लेसमेंट, फाइनल डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, और इनिशियल पोजीशन, फाइनल पोजीशन। तो इंटीग्रेशन dw माइनस के कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा। इंटीग्रेशन एक्स dx क्या होगा? एक्स स्क्वायर बाई 2। लिमिट क्या है? एक्स आई एक्स एफ। सो वर्क डन माइनस के, पहले एक्स क्या लेगा? अपर लिमिट। तो ये हो जाएगा एक्स एफ स्क्वायर बाई 2 माइनस ये हो जाएगा एक्स आई स्क्वायर बाई 2। होगा कि नहीं? मैं ये साइड में लिख रहा हूं। सो देयरफॉर
वर्क डन फाइनली हम लोग को क्या मिलेगा, ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो हम लोग को ये मिलेगा हाफ के एक्सआई स्क्वायर माइनस हाफ के एक्स एफ स्क्वायर मिलेगा कि नहीं, हाफ के एक्सआई स्क्वायर क्योंकि ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और फाइनल वाला माइनस हो जाएगा, माइनस हाफ के एक्स एफ स्क्वायर. सो दिस वर्क डन गेट्स स्टोर्ड एज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द स्प्रिंग. सो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए स्प्रिंग यू इक्वल्स टू हाफ के कॉमन ले लो, विद इन ब्रैकेट क्या आएगा, एक्स आई स्क्वायर माइनस एक्स एफ स्क्वायर. तो ये हो गया पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए स्प्रिंग का फॉर्मूला. ठीक है, चलो एक बार देख लो. इन जनरल इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, हाँ, पोटेंशियल एनर्जी यू इक्वल टू हाफ के एक्स स्क्वायर. ये हो गया जनरल फॉर्मूला पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए स्प्रिंग. ओके, तो चलो अभी कुछ न्यूमेरिकल्स देखते हैं बेस्ड ऑन दिस वन. ओके, तो ये क्वेश्चंस देखो थोड़ा. टू स्प्रिंग्स हैव स्प्रिंग कांस्टेंट K1 एंड K2. कंडीशन क्या दिया हुआ है, दैट K1 इज ग्रेटर देन K2. Full stop. On which spring work done is more if they have number one same force. तो अगर दोनों स्प्रिंग मतलब दोनों स्प्रिंग का जो स्प्रिंग फोर्स है वो सेम है तो वर्क डन किसमें ज्यादा होगा. सेकंड, इफ दे आर स्ट्रेच्ड बाय द सेम अमाउंट, सेम स्ट्रेचिंग. मतलब क्वेश्चन में बोला है दो स्प्रिंग है जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट अलग है, K1 और K2 है, लेकिन K1 इज ग्रेटर देन K2. तो K1 ज्यादा है मतलब वो ज्यादा स्टीफ होगा, टाइट होगा, K2 थोड़ा सॉफ्ट होगा. अभी अगर दोनों सेम फोर्स लगा रहा है, ठीक है, तो वर्क डन किसमें ज्यादा होगा. और अगर दोनों को सेम डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट में जा रहा है, खींच रहे हो, तो वर्क डन किसमें ज्यादा होगा वो निकालना है. ठीक है, तो सबसे पहला कंडीशन क्या दिया हुआ है, सेम फोर्स. तो सबसे पहले हम लोग कंडीशन 1 के लिए सॉल्व करते हैं. ठीक है, नाउ वी नो दैट जो स्प्रिंग फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके साथ, डिस्प्लेसमेंट के साथ. या फिर हम लोग ऐसे लिख सकते हैं F इक्वल टू के एक्स. तब यहां पे देखो K1 और K2 अलग अलग है कि नहीं. तो मेरा जो F1 होगा वो क्या होगा, K1 पकड़ लो x1 और जो F2 होगा वो इक्वल टू क्या होगा, K2 x2. लेकिन पहला कंडीशन क्या दिया है, फोर्स सेम है. अगर फोर्स सेम है मतलब फोर्स कांस्टेंट है, तो अगर फोर्स कांस्टेंट है तो K1 क्या हो जाएगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू x1, ये इधर आ जाएगा ना, ये कांस्टेंट हो गया. सिमिलरली K2 क्या हो जाएगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू x2 होगा. तो अभी हम लोग दोनों का वर्क डन निकालते हैं. Therefore वर्क डन 1 by वर्क डन 2. वर्क डन 1 हो गया स्प्रिंग 1 के लिए, वर्क डन 2 हो गया स्प्रिंग 2 के लिए. पहला वर्क डन का फॉर्मूला हाफ K1 x1 स्क्वायर, यही है ना फॉर्मूला, हाफ के एक्स स्क्वायर. ठीक है, यहाँ पे माइनस क्या बोल रहे हैं इसको हम लोग, तुम्हारा यहाँ पे हम लोगों ने माइनस नहीं लिया क्योंकि माइनस विद रेस्पेक्ट टू डायरेक्शन है, हम लोग सिर्फ मैग्नीट्यूड ले रहे हैं. ठीक है, तो वर्क डन 2 का भी यहाँ पे क्या आएगा, हाफ K2 x2 स्क्वायर आएगा. तो ये हाफ हाफ कैंसिल, इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं K1 x1 इंटू x1 डिवाइडेड बाई K2 x2 इंटू x2 लिख सकता हूं. K1 x1 क्या है, F1, तो ये हो जाएगा F1 इंटू x1 डिवाइडेड बाई F2 इंटू x2. नाउ क्वेश्चन में दिया हुआ है ना सेम फोर्स सेम है मतलब F1 और F2 सेम है कि नहीं. तो वर्क डन 1 बाय वर्क डन 2 क्या बचेगा, वर्क डन 1 बाय वर्क डन 2 बचेगा x1 बाय x2, है कि नहीं. नाउ x1 जो है वो K1 के साथ कैसे प्रोपोर्शनल है, इनवर्सली. तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा तो x1 की जगह हम लोग क्या लिखेंगे, K2, और x2 की जगह क्या लिखेंगे, K1, है कि नहीं. तो वर्क डन जो है, पहला स्प्रिंग का वर्क डन डायरेक्टली डिपेंड हो रहा है सेकंड स्प्रिंग कांस्टेंट पे, और दूसरे स्प्रिंग का वर्क डन डायरेक्टली डिपेंड हो रहा है फर्स्ट स्प्रिंग कांस्टेंट पे. मैं ये साइड में लिख रहा हूं. हाँ, नाउ क्वेश्चन में दिया हुआ है कौन सा ज्यादा बड़ा है, सिंस K1 इज ग्रेटर देन K2. तो अगर K1 ग्रेटर है देन K2, तो K1 के साथ कौन है, W2. तो कौन सा वर्क डन ग्रेटर होगा, वर्क डन ऑफ द सेकंड स्प्रिंग इज ग्रेटर देन द फर्स्ट स्प्रिंग.
वर्क डन ही निकालना है ना, तो ये हो गया पहला वाला का आंसर। ठीक है, समझ में आया। नाउ सेकंड वाले पे आ जाओ। सेकंड वाले पे क्या दिया हुआ है, सेम स्ट्रेचिंग, मतलब एक्स सेम होगा, है कि नहीं। तो अगेन जो F1 है, F1 क्या हो जाएगा, K1 X1, और जो F2 है, F2 क्या हो जाएगा, K2 X2। तो वर्क डन निकालो, वर्क डन 1 बाय वर्क डन 2, ये हो गया हाफ K1 X1 स्क्वायर, ये हो गया हाफ K2 X2 स्क्वायर, है कि नहीं। तो अभी हाफ कैंसिल, ठीक है। अच्छे से देखो, x1 और x2 तो इक्वल है, बिकॉज दे आर स्ट्रेच्ड विद द सेम अमाउंट। तो x1 स्क्वायर x2 स्क्वायर इक्वल है, सो ये कैंसिल हो जाएगा। तो वर्क डन क्या बचेगा, K1 बाई K2। तो अभी वर्क डन 1 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है K1 के साथ, K1 ज्यादा है, तो सिंस K1 इज ग्रेटर देन K2, सो देयरफॉर कौन सा वर्क डन बड़ा होगा, वर्क डन 1 इज ग्रेटर देन वर्क डन 2। So here work done 2 is greater than 1, here work done 1 is greater than 2. ठीक है, क्लियर। ओके, सेकंड क्वेश्चन देखो। यहां पे एक कंडीशन दिया हुआ है, दैट मीन्स एक मास को हम लोगों ने ऊपर लेके गए और ये एक पकड़ लो प्लेट जैसा कुछ है जिसके साथ एक स्प्रिंग लगा हुआ है, और जैसे ये मास ड्रॉप होगा तो ये स्प्रिंग क्या होगा, ये स्प्रिंग दब जाएगा। ठीक है, तो मास कितना ऊपर था, h, जैसे ही मास गिरा टोटल हाइट कितना हो गया, h प्लस एक्स। दैट मीन्स ये जो स्प्रिंग, ये जो कॉम्प्रेस हुआ, स्प्रिंग का कॉम्प्रेशन कितना होगा, खुद सोचो, x होगा कि नहीं। मास h पे था, जैसे मास गिरा स्प्रिंग दब गया, कितना दबा, x। तो ये मास का टोटल हाइट कितना हो गया, मतलब यहां से यहां कितना चेंज ऑफ हाइट हुआ, h प्लस एक्स। ठीक है, अभी यहां पे बात समझो। हाँ, हम लोग को क्या निकालना है, हम लोग को निकालना है ये स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट कितना है। खुद सोचो, अगर ये स्प्रिंग के ऊपर एक कुछ प्लेट रखा हुआ है, मैं अगर ये मास को थोड़ा ऊपर से गिराऊंगा तो ये थोड़ा दबेगा, ज्यादा ऊपर से गिराऊंगा तो ये ज्यादा दबेगा। मैं जितना ज्यादा ऊपर से गिराऊंगा ये स्प्रिंग उतना ही कॉम्प्रेस होगा, है कि नहीं। तो ये स्प्रिंग का जो पोटेंशियल एनर्जी है वो तो कॉम्प्रेशन या फिर एक्सपांशन पे डिपेंड होता है, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। और ये मास, ठीक है, अभी ग्राउंड से यहाँ पे दिया हुआ नहीं है, तो हम लोग ग्राउंड से मेजर नहीं कर रहे क्योंकि ग्राउंड से कुछ दिया हुआ नहीं है। ठीक है, ये मास जितना नीचे आता जाएगा, मतलब ग्राउंड के उतना ही सामने आता जाएगा, मतलब उसका पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, लॉस होगा। एक चीज अगर नीचे आ रहा है ग्राउंड का तो उसका पोटेंशियल, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी लॉस हो रहा है। लेकिन हम लोग को मालूम है एनर्जी ऑलवेज गेट्स कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। तो ये मास का जो पोटेंशियल एनर्जी लॉस हो रहा है वो क्या हो रहा है, वो ये स्प्रिंग का पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जा रहा है कि नहीं। सो पोटेंशियल एनर्जी लॉस बाय द मास, क्योंकि मास का तो हाइट कम रहा है ना, इज इक्वल टू गेन इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग। होगा कि नहीं, खुद सोचो, यही होगा। नाउ ये मास कितना हाइट नीचे आ गया पहले से, h प्लस एक्स, तो इसका पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है mgh, यहां पे हो जाएगा mgh प्लस एक्स। ये जो mgh है ये कन्वर्ट हो गया किसमें, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द स्प्रिंग। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द स्प्रिंग का फॉर्मूला हाफ के एक्स स्क्वायर। तो यहां से क्या मिलेगा, mgh प्लस mgx। ठीक है, या फिर इसको ऐसे ही रहने दो, ये 2 को मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो गया 2mgh प्लस एक्स, ये हो गया k x स्क्वायर। सो देयरफॉर k इक्वल टू कितना मिलेगा, ट्वाइस mg h प्लस एक्स डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर। हम लोग को तो कोई भी वैल्यू दिया हुआ नहीं है ना, तो स्प्रिंग कांस्टेंट का यहां पे फॉर्मूला निकलेगा। कौन सा फॉर्मूला, ये फॉर्मूला। ठीक है, सो ये हो गया कुछ बेसिक सम्स जो स्प्रिंग से रिलेटेड है। ऑब्जेक्टिव के लिए हम लोग और डिफरेंट टाइप ऑफ सम्स करेंगे। ओके, थैंक यू।